अमेरिका ने एक बार खुद को दो हिस्सों में बांट लिया था। भाई ने भाई को मारा, बाप ने बेटे को। 6,20,000 लोग मारे गए। सारी वॉर्स को मिलाकर जितने अमेरिकन मरे उससे भी ज्यादा। एक देश कैसे खुद को ही मारने लगा और फिर उससे बचा कैसे, ये समझने के लिए हमें जाना होगा उस डील तक जो कब से फटने को थी। 1800 की शुरुआत में अमेरिका के पास 50 स्टेट्स नहीं थे। शुरुआत हुई सिर्फ 13 से और ये बढ़ते रहे। हर कुछ सालों में एक नया इलाका स्टेट बनने की मांग करता और हर बार वही डरावना सवाल उठता, क्या नई स्टेट में स्लेवरी अलाउ होगी या नहीं। अमेरिका में एक गवर्नमेंट थी कांग्रेस, जहां हर स्टेट को एक वोट मिलता था। 1820 में एग्जैक्टली 11 स्टेट्स थी जो गुलामी अलाउ करती थी और 11 जो नहीं करती थी। एक परफेक्ट टाई। अगर नई स्टेट किसी भी साइड गई तो उस साइड के पास ज्यादा वोट्स होते और फिर वो सबके लिए रूल्स बना सकते थे। तभी मिजूरी नाम की एक टेरिटरी ने ज्वाइन करने की मांग रखी और कांग्रेस पूरी तरह से हिल गई। 2 साल तक नेता एक दूसरे पर चिल्लाते रहे। थॉमस जेफरसन, जिन्होंने अमेरिका बनाने में बहुत मदद की थी, वो अब बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कहा कि मिजूरी का झगड़ा उन्हें रात में बिजली की फायर बेल जैसा डराता है। फिर हेनरी क्ले नाम का एक सॉफ्ट स्पोकन नेता एक डील लेकर आया। बस अब और स्लेव स्टेट्स नहीं, ये यहीं खत्म करो। अब तुम हमें बताओगे। रुको रुको रुको, क्या हो अगर मिसूरी को स्लेवरी मिले लेकिन साथ में मेन भी फ्री स्टेट बनकर ज्वाइन करे? बैलेंस रहेगा। फिर हम मैप पर एक लाइन खींच देंगे और वहां लिख देंगे स्लेवरी नॉट अलाउड। ये ठीक है, मुझे पसंद नहीं लेकिन ठीक है। और इसे ही मिसूरी कॉम्प्रोमाइज कहा गया। कांग्रेस ने हीरोज की तरह जश्न मनाया। कुछ हफ्ते बाद वर्जीनिया में एक स्कूल टीचर क्लास को यह कॉम्प्रोमाइज समझाने की कोशिश करती है। बड़ा सा मैप खोलती है, चौक से नई लाइन खींचती है। फिर एक बच्चे ने हाथ उठाया। मैम, जब लाइन के ऊपर जगह खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? वो उसे देखती है, फिर मैप को, फिर चुपचाप मैप को लपेटती है और टॉपिक बदल देती है। उस बच्चे ने वो सवाल पूछा जो कोई नहीं पूछना चाहता था। प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई थी, बस डीले हो गई थी और अमेरिका के दोनों हिस्से दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में बदलते जा रहे थे। कॉम्प्रोमाइज टिका हुआ था। कांग्रेस के अंदर कोई झगड़ा नहीं, लेकिन अंदर से अमेरिका चुपचाप 2 हिस्सों में बंट रहा था। और जब नंबर्स देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह हमेशा से फटने वाला था। 1850s तक नॉर्थ और साउथ एक जैसे लगते ही नहीं थे। ये मैप देखो, साउथ में वो हरे खेत, कॉटन फील्ड्स जो होराइजन तक फैली हुई हैं। करीब 84% साउदर्न्स खेती करते थे और पूरी इकोनॉमी गुलामों की पीठ पर चलती थी। अब नॉर्थ देखो, हर कोने पर फैक्ट्रीज, पूरे स्टेट्स में रेल रोड ट्रैक्स और यूरोप से आए मिलियन इमिग्रेंट्स से भरते हुए शहर। नॉर्थ साउथ से 32 गुना ज्यादा गन्स बनाता था। अगर ये वीडियो गेम होता तो एक साइड रॉकेट लॉन्चर्स अपग्रेड कर रही थी जबकि दूसरी अभी भी स्लिंग शॉट्स का यूज कर रही थी। मुझे एक मशीन मिली है जो कपड़ा बहुत तेज बनाती है, क्या तुम्हें चाहिए? नहीं, मशीनें खराब हो जाती हैं। तो तुम पैसा कैसे कमाते हो? कॉटन, बहुत सारी। मशीन से? लोगों से। तो लोगों को पे करते हो? पे एग्जैक्टली नहीं। इन दोनों हिस्सों को गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग अलग चीजें चाहिए थी। नॉर्थ चाहता था फॉरेन गुड्स पर टैक्स ताकि लोग उनकी फैक्ट्रीज का सामान खरीदें। साउथ चाहता था कि टैक्स कम हो ताकि वो कॉटन बाहर बेच सकें और सस्ता यूरोपियन सामान खरीद सकें। दोनों हर एक मुद्दे पर और ज्यादा दूर होते चले गए। इधर कांग्रेस में एक साउदर्न कॉटन फार्मर और एक नॉर्दर्न फैक्ट्री ओनर बगल बगल में बैठे हैं, किसी भी बात पर एग्री नहीं होते। फार्मर चाहता है कि गवर्नमेंट उसे अकेला छोड़े, फैक्ट्री ओनर चाहता है कि रेल रोड्स के लिए गवर्नमेंट पैसे दे। वो तो लंच के टाइम पर भी एग्री नहीं होते थे। 2 अलग अलग दुनियाएं एक छत के नीचे ठूंस दी गई थी और वो झगड़ा जो उस छत को उड़ाने वाला था, वेस्ट की एक छोटी सी टेरिटरी से आ रहा था। वो लाइन याद है जो मैप पर खींची थी, जो शांति कायम रखने वाली थी। अमेरिका वेस्ट में नई जमीन लेता रहा और हर बार वही बदसूरत लड़ाई वापस आती रही। क्या वहां पर स्लेवरी अलाउड होगी? जो नई टेरिटरीज कंट्रोल करेगा वही देश का भविष्य कंट्रोल करेगा। तो 1854 में कांग्रेस एक नए आइडिया के साथ आई। लाइंस खींचने के बजाय वहां रहने वाले लोग खुद वोट करेंगे। फेयर लगाना।
पर दोनों साइड्स ने तुरंत चीटिंग शुरू कर दी। कांसास टेरिटरी पहली थी। प्रो स्लेवरी फैमिलीज मिसूरी से बॉर्डर पार करके वोट भरने आई। एंटी स्लेवरी फैमिलीज नॉर्थ से उसी काम के लिए आई। कांसास एक ऐसा चेस मैच बन गया जहां पर कोई भी रूल्स नहीं मानता था। मैं कांसास को फ्री टेरिटरी बनाने आया हूं। वाह, मैं इसे स्लेव टेरिटरी बनाने आया हूं। तुम कहां से आए हो? मिसूरी, आज सुबह ही बॉर्डर पार किया है। तुम यहां वोट नहीं दे सकते, तुम यहां रहते ही नहीं। अब रहता हूं। वो टेंट देख रहे हो, वो मेरा घर है। वो तो एक डंडे पर बेडशीट है। रस्टिक चार्म कहते हैं इसे। कांसास में दो अलग अलग गवर्नमेंट्स बन गई, एक प्रो स्लेवरी, एक एंटी स्लेवरी। दोनों क्लेम कर रही थी कि वो चार्ज में है। फिर वोटिंग बंद हुई और गोलियां चलने लगी। इसे ब्लीडिंग कांसास कहा गया और ये नाम बहुत जल्दी सच भी हो गया। मॉब्स ने पूरे टाउन्स जला दिए। आर्म्ड गैंग्स ने रात को फार्म्स पर रेड की। जॉन ब्राउन नाम का एक बंदा जो मानता था कि गुलामी बुराई है और जबरदस्ती से खत्म करना होगा, एक वैगन भरकर तलवारें लेकर आया और प्रो स्लेवरी सेटलर्स पर वायलेंट रेड्स किए। 50 से ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिकन्स एक दूसरे को ऑलरेडी गुलामी के मुद्दे पर मार रहे और असली सिविल वॉर तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। अब बस एक इलेक्शन फ्यूज को जलाने के लिए काफी था। अगर मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां से आगे कोई भी सही डिसीजन नहीं लेता। नवंबर 1860, अमेरिका अपने इतिहास का सबसे खतरनाक इलेक्शन लड़ने वाला था। देश इतना बटा हुआ था कि पॉलिटिकल पार्टीज भी टूट गई थी। डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कभी एक बड़ा ग्रुप हुआ करता था, बीच से फट गया था। नॉर्दर्न डेमोक्रेट्स ने अपना एक अलग कैंडिडेट चुना, साउदर्न डेमोक्रेट्स ने अलग, और तीसरी पार्टी एक नया कैंडिडेट लेकर आई। और फिर थे रिपब्लिकन्स, बिल्कुल नई पार्टी, बस 6 साल पुरानी। स्पेसिफिकली इसलिए बनाई गई थी कि गुलामी को फैलने से रोका जाए। उनका कैंडिडेट था इलिनॉय का एक लंबा पतला लॉयर, अब्राहम लिंकन। लिंकन का मैसेज सिंपल था, गुलामी नई टेरिटरीज में नहीं फैलनी चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि जहां पहले है वहां खत्म करनी है, बस बोला कि बढ़नी नहीं चाहिए। लेकिन साउथ को लगा कि ये शुरुआत है उसके अंत की। लोग आज गलत समझते हैं। ये वॉर स्लेवरी के बारे में थी ही नहीं, स्टेट्स राइट्स के बारे में थी। ये कि कौन डिसाइड करेगा कि हम कैसे जिएंगे। और कमाल की बात यह है कि लिंकन का नाम 10 साउदर्न स्टेट्स में बैलेट पर ही नहीं था। वो लिटरली वोटिंग पेपर पर नहीं था। लोग चाहकर भी उसे वोट नहीं दे सकते थे। अगर वो लिंकन जीत गया तो इस देश का तो काम हो लिया। वो स्लेवरी को नहीं हटाएगा जहां पर पहले से है, और तुम पॉलिटिशियंस पर बिलीव करते हो। ओके, लेकिन करोगे क्या? देश छोड़ दोगे? देखते हैं। देश नहीं छोड़ सकते। लगता है हमें जल्दी पता चलने वाला है। साउथ कैरोलिना में एक न्यूज़पेपर एडिटर कैंडल लाइट में इलेक्शन रिजल्ट्स पढ़ रहा है। 2 बार गिनता है, फिर तीसरी बार पेपर रखता है, बाहर जाता है और रात के 2 बजे चर्च की बेल बजाने लगता है। पड़ोसी नाइट गाउन में चिल्लाता हुआ निकलता है, क्या कर रहे हो? एडिटर ने न्यूज़पेपर उठाया और बोला, लिंकन जीत गया, पैकिंग शुरू करो। लिंकन बिना किसी साउदर्न वोट के जीता था। पहली बार एक प्रेसिडेंट चुना गया था बिना देश के एक पूरे रीजन की सपोर्ट के। साउदर्न लीडर्स ने रिजल्ट्स देखे और समझ गए गवर्नमेंट पर उनका कंट्रोल गया, शायद हमेशा के लिए। बातें बंद हो गईं और हफ्तों में स्टेट्स दरवाजा खोलकर चली जाने लगीं। साउथ कैरोलिना ने लिंकन के ऑफिस लेने का भी इंतजार नहीं किया। इलेक्शन के 6 हफ्ते बाद 20 दिसंबर 1860 को उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स छोड़ने का फैसला किया। वजह, उन्हें लगा कि लिंकन आखिरकार गुलामी को खत्म करेगा और गुलामी उनकी पूरी लाइफ की नींव थी। कोई बातचीत नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बस टाटा बाय बाय। फिर डोमिनोज गिरने लगे। मिसिसिपी गया, फ्लोरिडा गया, अलाबामा, जॉर्जिया, लुइसियाना, टेक्सास, हफ्तों में सब 7 स्टेट्स यूनियन से गायब। और सिर्फ गए नहीं, एक पूरा नया देश बना लिया। नाम रखा कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अपना वर्जन अमेरिका का, अपना प्रेसिडेंट, अपना फ्लैग, अपनी आर्मी, और मिसिसिपी के एक पूर्व सेनेटर जेफरसन डेविस को कमान सौंपी। मिस्टर प्रेसिडेंट, हमने यूनियन छोड़ दिया, अब क्या? पहले एक फ्लैग चाहिए, फ्लैग के बिना देश नहीं होता। हो गया। और आर्मी, काम चल रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब क्या?
यूनियन के सारे सोल्जर्स हमारे हार्बर में बैठे हैं, लंच कर रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये तो ऑकवर्ड है बहुत। उन्हें कहें जाने को। पोलाइटली, और अगर पोलाइटली नहीं गए तो कम पोलाइटली कहेंगे। इधर वर्जीनिया के एक छोटे से खेत में पोर्च पर बैठे दो भाई न्यूज़पेपर देख रहे हैं। बड़ा वाला ध्यान से उसे फोल्ड करता है और कहता है वो दक्षिण जाएगा, कन्फेडरेसी ज्वाइन करेगा। छोटा कहता है कि वो यूनियन के साथ रहेगा। उनकी माँ 2 पैक्ड लंचेस लेकर आई, दोनों को देखा और नहीं समझी कि किसे दे। वो दोनों लंचेस रेलिंग पर रखकर बिना कुछ बोले अंदर चली गई। साउथ भर के हजारों घरों में ऐसे ही सीन्स चल रहे थे। कजिन्स ने बात करना बंद कर दिया था, बचपन के दोस्तों ने अलग अलग साइड्स ली थी, पूरी चर्चेस बीच से टूट गई थी। लेकिन कन्फेडरेसी के सामने एक जिद्दी प्रॉब्लम थी। चार्ल्सटन हार्बर साउथ कैरोलिना में एक फेडरल फोर्ट पर बैठा था। नाम था फोर्ट समटर, और अंदर बैठे सोल्जर्स का जाने का कोई प्लान नहीं था। लिंकन 4 मार्च 1861 को पहले दिन प्रेसिडेंट बने और तुरंत उन्हें सबसे बुरी खबर मिली। कन्फेडरेट इलाके के बीचों बीच मौजूद यूनियन के फोर्ट समटर के कमांडर ने एक बहुत जरूरी संदेश भेजा। खाना खत्म हो रहा है, सप्लाई नहीं आई तो हफ्तों में सोल्जर्स भूख से मर जाएंगे। लिंकन के पास 3 बहुत खराब ऑप्शंस थे। वॉरशिप्स भेजो और वॉर शुरू करो, फोर्ट छोड़ दो और बेसिकली मान लो कि कन्फेडरेसी एक रियल देश है, या फिर कुछ मत करो और अपने लोगों को मरने दो। तो उसने एक चालाक तरीका निकाला। अनाउंस किया कि शिप्स भेजेगा जिसमें सिर्फ खाना होगा, कोई सोल्जर्स नहीं, कोई कैनन्स नहीं, बस ब्रेड और पोर्क। अब तुम ब्रेड डिलीवरी पर गोली चलाने वाले गुड गाइज बनकर दिखाओ। सर, लिंकन फोर्ट समटर को शिप्स भेज रहा है। उसमें क्या है? कहता है सिर्फ खाना है सर। अगर रीसप्लाई होने दी तो वो फोर्ट हमेशा हमारे हार्बर में रहेगा। लेकिन ब्रेड डिलीवरी पर गोली चलाई तो बहुत बुरे लगेंगे सर। उसने हमें फंसा दिया। कहो कि सरेंडर करें, अगर मना करें तो ओपन फायर। ये तो बड़ा पंगा होने वाला है ना सर। हाँ। सुबह के 4:30 बजे 12 अप्रैल 1861 चार्ल्सटन हार्बर के ऊपर आसमान काला हो गया था। एक कन्फेडरेट सोल्जर ने फोर्ट समटर की तरफ तना एक विशाल कैनन का फ्यूज जलाया। धमाका पानी के पार किसी थंडर की तरह गूंजा। मिनटों में चारों तरफ से दर्जनों कैनन्स दागे जाने लगे। 34 घंटे नॉन स्टॉप बम्बार्डमेंट। दीवारें दरकी, हर तरफ आग। फोर्ट का फ्लैग 2 बार गिरा और सोल्जर्स भागकर इसे दोबारा लगाते रहे। हजारों कैनन बॉल्स, और किसी तरह, न जाने किस तरह, लड़ाई में एक भी इंसान नहीं मरा। लेकिन कोई फर्क नहीं, वो कैनन ब्लास्ट पूरे देश में सुनाई दिए। लिंकन ने अगली सुबह 75,000 वॉलंटियर्स मांगे। 4 और साउदर्न स्टेट्स, जिनमें वॉशिंगटन के दरवाजे पर खड़ा वर्जीनिया भी था, कन्फेडरेसी में शामिल हो गई और सबने सोचा कि ये 90 दिन में खत्म हो जाएगा। वो बहुत बहुत गलत थे। 90 दिन, बस वॉर इतनी ही चलेगी, सबने यही सोचा। वॉशिंगटन के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस चीख रही थी, ऑन टू रिचमंड। कन्फेडरेट का कैपिटल सिर्फ 100 माइल्स दक्षिण में था। यूनियन जनरल्स ने जल्दी जीत का दावा किया, डिनर को घर पर पहुंचेंगे, इजी। कुछ वॉशिंगटन वाले इतना स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि वो पिकनिक बास्केट्स भरकर कैरियज में पहले से बड़े बैटल्स देखने गए। असली खाना, फैंसी चीज, ओपेरा ग्लासेस, वर्जीनिया में बुल रन नाम की एक नदी के पास पहाड़ी पर ब्लैंकेट्स बिछाए, जैसे कि वो थिएटर में बैठे हों। ओह देखो हेरल्ड, सोल्जर्स गोलियां चला रहे हैं। शानदार, चीज देना जरा। उम्मीद है हमारे सोल्जर्स जल्दी जीते। आज रात डिनर पार्टी है, लंच तक खत्म होगा। और शैंपेन देना। हेरल्ड, वो सोल्जर्स हमारी तरफ क्यों दौड़ रहे हैं? जीत का परेड होगा। भागो, हम हार गए, वो आ रहे हैं। ओह, मेरा शैंपेन गिर गया। हेरल्ड, कैरियज में बैठो। पिकनिक खत्म हुई और फैंटेसी भी। यूनियन आर्मी बुल रन में सिर्फ हारी नहीं, पूरी तरह से बिखर गई। सोल्जर्स ने हथियार फेंके और वॉशिंगटन की तरफ भागे, फैंसी कैरियजेस और पिकनिक ब्लैंकेट्स से टकराते हुए। कनेक्टिकट के एक छोटे से टाउन में टॉमी एल्ड्रिच नाम के एक नौजवान ने 2 हफ्ते पहले 90 दिन के एडवेंचर के लिए साइन अप किया था।
उसने अपनी मां को बोला था कि पत्तों के रंग बदलने से पहले घर आ जाऊंगा। बुल रन के बाद आर्मी ने बताया 90 दिन नहीं 3 साल लगेंगे। टॉमी ने मां का लेटर निकाला, एक बार पढ़ा और वापस जेब में रखा और चुपचाप मार्च करने लगा। उस एक आफ्टरनून में दोनों साइड्स के करीब 5000 सोल्जर्स मारे गए, जख्मी हुए या गायब। सिर्फ एक आफ्टरनून, और ये सपोजिटली एक इजी और क्विक वॉर थी। दोनों साइड्स चुप हो गईं। किसी के पास आगे का प्लान नहीं था और लड़ाई की वजह अब एक ऐसे मोड़ पर जाने वाली थी जो किसी ने नहीं सोचा था। महीनों से लिंकन ने डेस्क के ड्रॉर में कुछ छुपा कर रखा था, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो पूरी वॉर बदल सकता था। उसने इसे इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन कहा, एक ऑफिशियल ऑर्डर जो कॉन्फेडरेट स्टेट्स में हर गुलाम इंसान को हमेशा के लिए आजाद घोषित करता। लेकिन उसे उसके एडवाइजर्स ने रोका। यूनियन बुरी तरह हार रहा था। बैटल के बाद बैटल, कॉन्फेडरेट आर्मीज जीत रही थीं। अगर अभी रिलीज किया तो ये डेस्परेट लगेगा। इससे पहले एक जीत चाहिए थी। एक और वजह भी थी, ब्रिटेन और फ्रांस कॉन्फेडरेसी की मदद करने के बारे में सोच रहे थे। दुनिया की ज्यादातर कॉटन साउथ उगाता था, यूरोपियन फैक्ट्रीज को वो चाहिए थी। अगर उन देशों ने कॉन्फेडरेसी को पैसे या वेपन्स दे दिए तो यूनियन बड़ी मुसीबत में था। फिर आया 17 सितंबर 1862, मैरीलैंड में एंटी टैम क्रीक, अमेरिका की हिस्ट्री का इकलौता सबसे खूनी दिन। शाम तक करीब 22,700 सोल्जर्स मरे, जख्मी या गायब। एक दिन में कॉन्फेडरेट्स पीछे हटे। ये काफी था। लिंकन को आखिरकार उसका मोमेंट मिल गया। जेंटलमैन, मैं रेबल स्टेट्स में गुलामों को आजाद कर रहा हूं। सबको? और इसमें अच्छी बात यह है कि कोई यूरोपियन देश नहीं चाहेगा कि उसे गुलामी बचाने वाले देश की मदद करते हुए देखा जाए। एक कागज से उनके सारे एलाइज कट। ये एक्चुअली ब्रिलियंट है। पता है, कोई मुझे पेन दो। वॉशिंगटन के एक छोटे से ऑफिस में एक नर्वस टेलीग्राम ऑपरेटर अपनी मशीन पर क्लिक कर रहा था जब उसका डिवाइस अचानक पागल हो गया। उसने मैसेज पढ़ा, उसकी कॉफी गिर गई। वो हॉल में भागते हुए चिल्लाया, प्रेसिडेंट ने कर दिया, उसने स्लेव्स को आजाद कर दिया। हर तरफ कागज उड़े, एक क्लर्क का सैंडविच गिरा, कोई चेयर से टकरा गया। 1 जनवरी 1863 को प्रोक्लेमेशन लागू हुआ और कुछ रिमार्केबल हुआ। करीब 2 लाख ब्लैक मैन यूनियन के साथ लड़ने के लिए तैयार हुए। पूर्व गुलामों ने राइफल्स उठाई और उसी सिस्टम के खिलाफ मार्च किया जिसने उन्हें गुलाम बनाया था। देश बचाने की वॉर अब गुलामी खत्म करने की वॉर बन गई और 1863 की गर्मियां 2 बैटल्स लाने वाली थीं जो सब कुछ डिसाइड कर देंगी। समर 1863, कन्फेडरेसी के आदमी मर रहे थे, सप्लाईज खत्म हो रही थी, जमीनें लुट रही थी। तो कन्फेडरेट जनरल रॉबर्ट ई ली ने एक बड़े जुए पर सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। नॉर्थ पर एक मैसिव इन्वेजन। प्लान बोल्ड था और डेस्परेट। पेंसिल्वेनिया में मार्च करो, नॉर्दर्न सॉइल पर एक बड़ी बैटल जीतो और आम नॉर्थर्नर्स को इतना डरा दो कि वो पीस मांगने लगे। फनी बात सुनो, किसी ने भी गेटिसबर्ग में लड़ने का प्लान नहीं किया था। कुछ कन्फेडरेट सोल्जर्स उस छोटे टाउन में इसलिए गए क्योंकि उन्होंने सुना था कि वहां एक दुकान में जूते मिलते हैं। महीनों के मार्च से पैर खत्म हो चुके थे, उन्हें बस जूते चाहिए थे। इसके बजाय वो यूनियन स्काउट से टकरा गए। दोनों साइड्स ने बैकअप बुलाया, फिर और बैकअप, बस इसलिए कि कुछ बंदों को नए जूते चाहिए थे। तीसरे दिन तक 1,65,000 सोल्जर्स उस टाउन के आसपास भरे थे जिसका नाम ज्यादातर ने पहले कभी नहीं सुना था। और ली ने मिलिट्री हिस्ट्री के सबसे फेमस और सबसे डूम्ड अटैक्स का ऑर्डर दिया। जनरल ली मुझसे क्या चाहता है? अपने आदमी उस खुले मैदान के पार ले जाओ, उस पहाड़ी पर यूनियन सोल्जर्स की तरफ जिनके पास ढेर सारे कैनन्स हैं। हाँ, वही खुले मैदान से करीब 1 माइल। यही ऑर्डर्स हैं। क्या जनरल ली ने यह मैदान देखा है? वो हमारे आदमियों की हिम्मत पर भरोसा करते हैं। हिम्मत पर मेरा भरोसा भी है, पर मैच पर भी। पिकेट के आधे से ज्यादा आदमी उस मैदान पर रह गए। 1000 माइल्स पश्चिम में यूनियन जनरल यूलिसिस एस ग्रांट ने विक्सबर्ग शहर को घेर रखा था। विक्सबर्ग मिसिसिपी रिवर पर था, अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवे। जो इसे होल्ड करता वो पूरे देश का सेंटर कंट्रोल करता।
अंदर एक दुबला पतला कन्फेडरेट सोल्जर अपने आखिरी क्रैकर पर था। उसने उसे बीच से तोड़ा, एक टुकड़ा आवारा बिल्ली को दिया। बिल्ली ने सूंघा, डिसअपॉइंटमेंट के साथ देखा और चली गई। 3 जुलाई को ली का इन्वेजन गेटिसबर्ग में कोलैप्स हुआ। अगले ही दिन 4 जुलाई विक्सबर्ग ने सरेंडर किया। यूनियन का मिसिसिपी पर कंट्रोल था। कन्फेडरेसी को बीच में से 2 टुकड़ों में काटकर। 2 बैटल्स, 1 हफ्ता। साउथ अभी भी लड़ सकता था। ये वॉर सालों साल खिंच सकती थी, लेकिन एक बंदा था डिसाइड करने वाला कि ये कैसे खत्म होगी। लिंकन को कोई ऐसा चाहिए था जो ये वॉर खत्म कर सके। उसने यूलिसिस एस ग्रांट को चुना, वही जनरल जिसने विक्सबर्ग जीता था, और एक सिंपल ऑर्डर दिया, खत्म करो। ग्रांट की स्ट्रेटजी एकदम पागलपन थी। हर एक दिन अटैक करो, कभी मत रुको। ली की आर्मी को सांस लेने का भी मौका मत दो। जब भी यूनियन कोई बैटल हारता, ग्रांट पीछे नहीं हटता जैसा कि पिछले जनरल्स करते थे। वो बस आगे बढ़ता और फिर से अटैक करता। इसकी कीमत भयानक थी। 1864 की स्प्रिंग में सिर्फ 6 हफ्तों में 55,000 से ज्यादा यूनियन सोल्जर्स मरे या जख्मी हुए। न्यूज़पेपर्स ग्रांट को बुचर कहने लगे। नॉर्थ भर में फैमिलीज हर दरवाजे की दस्तक से डरती थी। ओहायो के एक छोटे टाउन में एक मेल कैरियर पोस्ट ऑफिस में लेटर्स का थैला पटकता है। हर एनवेलप पर ब्लैक बॉर्डर है, जो कलर्स फैमिलीज मौत पर इस्तेमाल करती थीं। पोस्टमास्टर गिनता है। एक डिलीवरी में एक छोटे टाउन के लिए 14 ब्लैक बॉर्डर लेटर्स थे। वो सूनी पड़ी मेन स्ट्रीट को देखता है और रियलाइज करता है कि जो नौजवान हर सुबह उसकी खिड़की के पास से गुजरते थे, वो अब कभी नहीं लौटेंगे। फिर सितंबर में मूड बदला। यूनियन जनरल विलियम शर्मन ने एटलांटा कैप्चर किया, साउथ के सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट शहरों में से एक। लिंकन ने लैंडस्लाइड से री इलेक्शन जीता। शर्मन ने अपनी आर्मी को 300 माइल्स कोस्ट तक मार्च कराया। खेत, रेलवेज और जो भी कन्फेडरेट आर्मी काम में ले सकती थी, उस सब को जला दिया। गोल सिंपल था, साउथ की लड़ने की एबिलिटी को खत्म कर दो। जनरल ली, शर्मन ने आधा जॉर्जिया जला दिया। हमारी सप्लाई लाइंस कैसी हैं? कौन सी सप्लाई लाइंस? और आदमियों के लिए खाना? थोड़ा सा कॉर्न मील था, वो एक घोड़े ने खा लिया। घोड़े ने हमारा खाना खाया? सर, सच कहूं तो हमने लगभग घोड़ा ही खा लिया था। अप्रैल 1865 तक ली की आर्मी भूखी थी और घिरी हुई। 9 अप्रैल को उसने वर्जीनिया के एक फार्म हाउस में ग्रांट के सामने सरेंडर किया। 4 साल की लड़ाई और यूनाइटेड स्टेट्स एक बार फिर से एक देश था। 5 दिन के बाद अब्राहम लिंकन एक प्ले देखने गए। जॉन वाइक्स बूथ नाम के एक बंदे ने चुपके से पीछे से आकर ट्रिगर दबाया। लिंकन अगली सुबह मर गए। जिसने अमेरिका को एक किया, वो ही नहीं देख पाया कि वो आगे कैसा देश बनेगा। ये वॉर तो 1865 में खत्म होती है, लेकिन असली आफ्टरमैथ वाइल्ड वेस्ट में खेलता है। अगर वो स्किप किया तो आधी कहानी मिस हो जाएगी। देखने के लिए यहां क्लिक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।